बात करेंगे समास की। हमारी हिंदी भाषा में वैसे तो बहुत से शब्दों की भरमार है, लेकिन उन्हीं शब्दों को जोड़कर लिखने को, दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम जोड़कर लिखते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास का संक्षेपीकरण दूसरा पर्यायवाची है। जैसे हमने यहाँ पर समास की बात की तो सबसे पहले समास में एक आता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जो पहला शब्द है उसे हम पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे शब्द को बोलते हैं उत्तर पद। उदाहरण के लिए हमने एक शब्द लिया राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, और यहाँ पर ये तत्पुरुष समास हो और इस राजपुत्र शब्द के अंदर हमने कारक चिन्ह जोड़ दिया। राजपुत्र समस्त पद है और राजा का पुत्र समास का विग्रह है। शब्दों को संक्षेप में लिखना ही असली में समास कहलाता है। अब हम आते हैं समास के भेदों की ओर। पहला भेद है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जैसा कि इसके नाम से पता चलता है अव्यय यानी उपसर्ग। जब किसी भी शब्द के आगे कोई अव्यय जुड़ा होता है, जैसे बेजुबान, बेकाबू, यहाँ पर बे और दोनों शब्दों में बे जो है वो उपसर्ग है। तो जहाँ पर इसकी पहचान बताई गई है, जहाँ पर भी बे या कोई भी फॉर एग्जाम्पल जैसे आएगा आ जन्म, आ शब्द आएगा तो आ और बे दोनों उपसर्ग है, तो इसलिए ये अव्ययीभाव समास है। इसके साथ अगर यहाँ पे एक शब्द ऐसा आता है जिसमें लिखा है बातों बात, रातों रात, हाथों हाथ, लातों लात, ऐसे कुछ शब्द हैं जो बराबर होते हैं, दोनों सेम हैं, तो वहां पर भी हम अव्ययीभाव समासी का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की ये पहचान है कि उसमें कारक चिन्ह आते हैं। तत्पुरुष समास में पहला पद और दूसरे पद में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने बोला रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब रसोई घर में के लिए शब्द आया, वो एक कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह का अगर हम लोप कर देते हैं तो वो रसोई घर बना और वो बन गया समस्त पद। लेकिन यहीं पर अगर हम रसोई के लिए घर पूरा बोलते हैं तो ये बन गया समास का विग्रह। उसी प्रकार से विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राजमाता, राजा की माता या राजपुत्र की माता। तो जहां पर भी कारक चिन्ह आएंगे वहां पर आप तत्पुरुष समास समझेंगे। तीसरे नंबर पर आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक उपमेय और एक उपमान, एक विशेष्य और एक विशेषण होता है। कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता दिखाता है, विशेषता को जताता है। जैसे मैंने बोला नील कमल, नीला है जो कमल, महाजन, महान है जो जन, लाल टोपी, लाल है जो टोपी। कर्मधारय की सबसे बड़ी पहचान है कि जब भी हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें जो शब्द आता है, इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तीसरे नंबर पर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पहला पद दूसरे पद का बराबरी का होता है और दोनों के आपसे या तो जोड़े होते हैं या वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे हमने बोला माता पिता, माता और पिता, खाना पीना, खाना या पीना, खाना और पीना। जब भी हम इन समास का विग्रह करते हैं तो इसमें और, अथवा, या इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपस में विलोम शब्द भी हो सकते हैं और इनके जोड़े भी बन सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद जो पूर्व पद होता है वो हमेशा संख्यावाची होता है। उसमें या तो क्रम आएगा या गिनती आएगी या कोई संख्या आएगी। जैसे मैंने बोला सप्ताह, 7 दिनों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। अब तीनों शब्दों में सप्ताह में 7, चौराहे में 4 और नवरात्रि में 9, ये तीनों शब्द जो हैं पूर्व पद हैं, तीनों संख्यावाची हैं। इस समास की ये पहचान है कि जब भी हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय इसमें समूह या समाहार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 पे आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। हिंदी भाषा में बहुव्रीहि समास का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे बहुव्रीहि समास की ये एक पहचान है और ये विशेषता है कि ये अपने अंदर कर्ता
बहुव्रीहि समास जो है उसमें प्रथम पद, पूर्व पद और जो उत्तर पद है उन दोनों को हटकर तीसरा कोई पद प्रधान हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जो, अगर हमने चार हैं भुजाएं जिसकी, अगर जिसकी शब्द लगाया तो ये कर्मधारय समास है, विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर हमने ये बोला चार भुजाओं का समूह तो ये द्विगु समास बन गया। और बहुव्रीहि समास के अंदर हमें ये पहचान रखनी पड़ती है, ये महत्व समझना होता है कि इसकी पहचान ये है कि तीसरा पद, ना तो पहला पद ना दूसरा पद, बल्कि कोई तीसरा अन्य पद इसमें प्रधान हो जाएगा। जैसे चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। अब यहाँ पर विष्णु का कहीं पे भी वर्णन नहीं है, लेकिन ये जो शब्द है चतुर्भुज वो उनके लिए गूढ़ हो चुका है, पक्का हो चुका है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। एक हम लेते हैं उदाहरण नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। उसके बाद श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती। तो यहाँ पर कोई ना कोई शब्द रूढ़